Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. मेरी आवाज आ रही है सबको? Sir. Good afternoon, sir. Afternoon. अच्छा, वो coefficient of restitution. पढ़ा नहीं सकता है? लेके चले। सर जूही को लेटिन कर दीजिए।
फाइंड आपने पोजीशन ऑफ क्वेश्चन और दिया था। क्या? आपने एक क्वेश्चन और दिया था। कल आपने क्वेश्चन और दिया था सर। हाँ हाँ, तो वो किया नहीं। सर ट्राई किया, हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, उसको क्लास के एंड में बता। चलिए, इस पे आइए। वो फॉर्मूले डिराइव करने के लिए मैंने दिया था। एक पार्टिकल है जिसको आपने वर्टिकल वॉल के रिस्पेक्ट में 60 मीटर डिस्टेंस से आपसे प्रोजेक्ट किया है, एंगल ऑफ 53 डिग्री। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है 1/2। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है लोकेशन ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद वर्टिकल वॉल। इसको 50 डिग्री बनाइए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सर अगर आंसर बॉल, आया तो है, श्योर ये तो नहीं। सिंपल प्रोजेक्ट याद है। अनम्यूट करके बोलिए। सर आंसर आया तो है सर, शायद गलत है पर वो
ठीक है देखिए, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बॉल नहीं होता तो ये क्या करता, पार्टिकल को दिखता नहीं सकता था। ठीक, अगर मैं इस इंस्टेंट पे बात करूं, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हर एक इंस्टेंट पे दो वेलोसिटीज होती है, कौन सी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा जब बॉल से टकराएगा? हॉरिजॉन्टल वाले पे, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाले पे कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उस पे फर्क पड़ता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को देखा है वो हमेशा सेम रहती है, वो कितनी है, cos ये 50 होगा, और ये ठीक है। तो टकराने के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टकराने के बाद, e into v naught, ठीक है, 15 1/2 into 30 15 मीटर पर। वर्टिकल वाले वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब इसके टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं, 2u by divided by v, ये होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, आगे मैं कहता हूं कि वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा टकराते समय, ठीक है। अगर टकराते समय वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाती तो टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होता। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t is equal to 2u sin theta, 50 sin theta मतलब 40 हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 3, 8 सेकंड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक, ये मान लीजिए ए पोजीशन, ये मान लीजिए बी पोजीशन, पार्टिकल को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितनी डिस्टेंस है 60, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है 30, ये कितना आ जाएगा 2 सेकंड। मतलब कि टकराने के बाद ये कितने टाइम तक ये रहेगा, 6 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना है 8 सेकंड। ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 2, तो उसके बाद वापस ग्राउंड तक आने में कितना टाइम बचा है 6। इसका मतलब ये जब टकराएगा तो टकरा के ऐसे वापस आना, ठीक, और इसके लिए कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड। तो डिस्टेंस ये मान लीजिए डी है, ये निकालना आपको। तो d is equal to distance is equal to speed into time, स्पीड कौन सी है इस डायरेक्शन में 50 into टाइम कितना है 90 मीटर। आगे एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लिया, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम क्वेश्चन बट डेटा चेंज करना, वैल्यू सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद वर्टिकल वॉल। सेम क्वेश्चन, डेटा बस चेंज किया हुआ है।
कितना नहीं सही से कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। नाइन 50 में सही है। 950. 950. सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। ए इसमें बी पे जाने में कितना टाइम लगेगा? 100 divided by 100 into cos 45, 1 second। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है? 200 divided by 20 सेकंड। तो मलिक अब कितना टाइम बचेगा आपके पास? 19 सेकंड। टकराने के बाद 50 मीटर पर सेकंड। अब जैसे जाएगा वापस 100 लगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसका कंपोनेंट निकाली थी, ठीक है। टकराने के बाद की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्लियर है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट में नहीं आएंगे, पहले बता देना, लेकिन एम्स में आए हुए हैं, इसलिए सिर्फ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ज्यादा नहीं। एक और क्वेश्चन दूं लास्ट। Yes, sir. ज्यादा difficult है, ये आसान है। मैंने कहा कि ये एम मास है, ये एक रस्सी है और ये भी एम मास। हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसे रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल टेबल में आपने दो मास को रखा हुआ है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको दिया हुआ है 5 मीटर, और अभी इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दी हुई है 3 मीटर, और इसकी वेलोसिटी है v नॉट, ठीक है। फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ईच बॉल। टेबल पे रखा हुआ आपने, दो बॉल है, दोनों का रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है, बीच में भी लूज है रस्सी, और इस वाले बॉल को आपने वेलोसिटी दी, तो ये रस्सी ऐसे जाएगी। अब कुछ टाइम तक ये टाइट हो जाएगा, उसके बाद ही मूव करेगा, तो वही बताना है। स्ट्रिंग की लेंथ 5, रस्सी रस्सी की लंबाई। सर ये 5 मीटर क्या है? रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में आपका 3 मीटर, रस्सी अभी ढीली है, लूज है।
ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, रस्सी टाइट होगी तो देखिए कि पर्टिकुलर एंगल पे रस्सी टाइट हो गई है, कम से कम पहले स्टेप तो कीजिए कितने एंगल पे आपकी रस्सी टाइट हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे। खुशबू आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही। 37 डिग्री से काट अब स्टेप बाय चलिए क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करते हैं। सर 53 डिग्री नहीं वर्टिकल के साथ, वर्टिकल 37 के साथ। अच्छा हाँ वर्टिकल के साथ 53, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री। ओके सही है। तो देखिए आपने कहा कि आपकी रस्सी टाइप है, ये वाली बॉल यहाँ पहुंच चुकी है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v नॉट, ये लेंथ कितनी है 5 मीटर, आपने ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मान लिया थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 37, ये वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अब रस्सी टाइट हो गई, रस्सी टाइट हो गई इसका मतलब अब टेंशन डेवलप हो जाएगी, क्लियर है। इन दोनों को एक सिस्टम मानिए, ठीक। अगर ये दोनों एक सिस्टम है तो नेट फोर्स कितना है 0, जीरो। इस पे टेंशन इधर की तरफ, इस पे टेंशन इधर की तरफ, तो नेट फोर्स कितना है 0। किस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है अलोंग द स्ट्रीम, इस डायरेक्शन में टेंशन 0 है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। तो आपको इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व। अब ये 37 है तो ये भी 37, इसके कंपोनेंट्स निकाल लीजिए, v नॉट का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा v नॉट cos 37 4/5 v नॉट, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3/5 v नॉट, या है समझ, ठीक है। ये जो रस्सी टाइट हुई है उस समय का कंडीशन है, ठीक। अगर ये ध्यान से इस वाले मास को देखो, ये वाला मास कहां मूव करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इस पूरी चीज को भूल जाइए, सिर्फ इस पे आइए, इस वाले मास पे टेंशन कहां लग रहा है अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये मास कहां मूव करेगा इसी के डायरेक्शन में, ठीक है। मैं अब सेकंड केस के बारे में बात कर रहा हूं, दोनों डायग्राम को पैरेलल भी देखिएगा, ये बॉडी बनेगी, दोनों रस्सी से जुड़े हुए हैं, ये अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा इसको भी तो इसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, along the string velocity सेम होती है, याद कीजिए स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों एक सिस्टम है तो दोनों along the string सेम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हम लोग इनिशियल केस क्या था, मैं इनिशियल डायग्राम भी बना देता हूं, इनिशियल केस ये था, ये ए है, रस्सी टाइट हो गई है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, अभी तो रस्सी टाइट है, ठीक है। ये इनिशियल केस है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो along the string net force 0 है, along the string अगर net force 0 है तो momentum initial should be equal to final momentum along the string initial momentum कितना है
m into 455 v नॉट। फाइनल मोमेंटम कितना है, ये दोनों तो एक सिस्टम बन गया, तो कितना हो जाएगा 2m into v, m कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/5 v नॉट। आगे तो a की स्पीड कितनी है ये, लेकिन अभी b बचा हुआ था, e की तो ये कंपोनेंट भी था, b के पास तो दोनों कंपोनेंट्स हैं, तो a की वेलोसिटी तो 2/5 v नॉट होगी, लेकिन b की कितनी होगी, इन दोनों का रिजल्ट। स्टेप बाय समझिए, देखिए क्वेश्चन इजी था, टिपिकल नहीं था। क्लियर है सबको? यस सर। नोट कर लिया? और टिपिकल करवाना है? एक देता हूं, आपको थोड़ा लगेगा कि इजी है, इसके सामने नीड कुछ नहीं। आपने एक बॉल को थ्रो किया, वो ऐसे आया, टकराया, फिर ऐसे आया, फिर टकराया, वापस इसी पोजीशन पे पहुंचा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? सामने दीवार से बाहर बॉल आया, टकरा के फिर से आया। ठीक है, हो सकता है ना? तो यही पूछा, ये ई है फाइंड ई। कुछ नहीं दिया, बस ये डायग्राम। अगर और कुछ तो बताइए, बहुत क्वेश्चन है, कमी नहीं है। दोनों पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है, तो मेरे को ई की वैल्यू बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, नहीं ये स्किल लेवल पे था, नहीं ये एडवांस का क्वेश्चन। लेकिन जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उससे आप कर सकते हैं, बस टुकड़ों में तोड़िए और आंसर निकालिए। चलिए चलिए देखिए, उम्मीद कर में होगा, ठीक है? आते हैं जल्दी से, देखिए कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। यहाँ पे देखिए देखो कोई भी चीज गिवन नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो v है। ठीक, अभी इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है? उस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा था
जब बॉल टकराया, अभी ये क्वेश्चन किया था, जब बॉल इधर से टकराया, टकरा के कहीं पे भी गिरे, तो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। यही बताया था, क्योंकि वर्टिकल Yes, sir. कोई फर्क नहीं पड़ा टकराने से। अगर वर्टिकल वेलोसिटी पे टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज क्लियर है? ठीक, सर नहीं समझ में आ रहा, वापस बोल दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपने मान लिया ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है और ये टाइम t3। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू t होगा, या t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। सोच के बताइए। फर्स्ट वाला होना चाहिए, 1 + t2 + t3। सर ये टॉप मोस्ट पॉइंट आपने इसको ऐसे कैसे मतलब कर लिया? सर जो आपने पहले बताया था वो समझा दीजिए, t1 + t2 इज इक्वल टू t। आवाज निकल के आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग की आवाज मतलब बहुत डिस्टर्ब आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए मेरी बात को ज्यादा सुनिए। यहाँ पर देखिए सेकंड वाला करेक्ट है, क्यों? अभी मैंने बताया कि एक बार ये वर्टिकल वॉल से टकराएगा, फिर वापस जमीन पे आएगा, ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये एक बार वर्टिकल वॉल से टकराया, फिर जमीन पे आ गया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो गया, इसके बाद तो ये अभी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे t1 + t2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसका मतलब जो पार्टिकल वर्टिकल, सॉरी ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ दे रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगता है उतना टाइम यहाँ से यहाँ लगता है। इसका मतलब t1 की वैल्यू कितनी है? t/2। तो t2 भी कितना होगा? t/2। ये क्लियर है? ठीक, ये तो मैक्सिमम हाइट है ना, इसका मतलब ये कितना होगा? r/2, रेंज का आधा। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इस क्वेश्चन को मैं टुकड़ों में तोड़ रहा हूं। मेरे को रेंज पता है, मेरे को जो डिस्टेंस थी वो किसके इक्वल थी? r/2 के इक्वल। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2ux uy डिवाइडेड बाय g। ये लिखने का तरीका बताया था ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ux uy डिवाइडेड बाय g। ux क्या माना था मैंने क्वेश्चन में? u और uy क्या माना था? v। ये d की वैल्यू आ रही है जो क्वेश्चन में भी मैंने माना। ठीक है, अब पहला पार्ट, बॉल बॉल से टकराई और ऐसे नीचे आया, यही हो रहा है ना, दीवार से टकराने के बाद। तो इस डिस्टेंस को मान लीजिए d1। ठीक है, जब बॉल टकराएगी तो उसकी कौन सी वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल। के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? e into u। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी e into u है और टाइम कितना है? t/2। t की वैल्यू लिख देता हूं, t is equal to 2uy divided by g। ये बेसिक फॉर्मूला है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2u divided by g। तो t/2 कितना हो जाएगा? u by g। ठीक, d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? e into u और टाइम कितना है? t/2 मतलब u by g। u by लेना, u by कितना है? b माना है। क्लियर है? अब सेकंड वाले पे, जो दूसरा पार्ट, टकरा के बॉल दोबारा ऐसे आ गई, इस डिस्टेंस को मान लीजिए d2।
जब बॉल यहाँ पे पहुंची होगी, जब टकरा के यहाँ पे आ रही है, तो टकराते समय वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? v। तो टकराने के बाद कितनी हो जाएगी? EV EV और हॉरिजॉन्टल कितना है? EU टकराने के बाद। तो यहां से यहां टाइम कितना लगेगा? t3 2e square UV। टाइम क्यों निकालूंगा? मैं तो रेंज डायरेक्ट निकाल सकता हूं ना d2। ये तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो रेंज कितना हो जाएगा? d2 will be equal to 2ux uy, मतलब कि e square u into y। आपको क्या पता है? d1 plus d2 is equal to d। d1 की वैल्यू कितनी है? uv divided by g into e plus d2 कितना है? uv divided by g e square is equal to d। और d की वैल्यू कितनी है? uv divided by g। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2e square plus e minus। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये ना सोचिएगा बहुत ज्यादा होता है। नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट। सर एक बार D2 वाला बता दो दोबारा। d2 यस सर। अब देखिए, जब ये टकरा रही होगी तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी टकराने वाली क्या होगी? v ना। ठीक है, यस सर। तो टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? e into v। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? eu। तो हॉरिजॉन्टल वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल तो वही है। यस सर। तो आपको रेंज का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू क्या होता है? ये लिखो 2ux uy डिवाइडेड बाय। तो ux की वैल्यू कितनी है? eu। और uy की वैल्यू कितनी है? ev डिवाइडेड बाय। ओके सर। नोट कर लियो। चलिए, अब आप लोग जो पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं। हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में याद करते हैं ना फॉर्मूले कि दो पार्टिकल u1 u2 से जा रहे हैं, टकराने के बाद v1 v2 हो गया, तो आप v1 v2 के फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से हम लोग फॉर्मूले को रखेंगे ताकि जनरलाइज कर रहा हूं। उसमें आप लोग लिखते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक हो तो ये फॉर्मूला होगा, परफेक्ट इलास्टिक होगा तो ये होगा, अगर इन दोनों के बीच में है तो ये होगा। और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलग-अलग फॉर्मूले याद करते हैं। ये एक ही फॉर्मूला लिखवाऊंगा जिसमें सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बिफोर कोलिजन आपने मान लिया ये मास आपका m1 है, ये वेलोसिटी u1 है, ये मास m2 है, ये वेलोसिटी u2, ये a और b। अगर इस दोनों को चढ़ाना है
तो क्या होना चाहिए, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। जब दोनों बॉडी टकराएंगे, इस पे फोर्स सीधा लग रहा होगा, इस पे फोर्स सीधा लग रहा होगा, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0। टकराने के बाद आपने कहा ये वेलोसिटी v1 होगी और ये वेलोसिटी v2, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये भी गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका e है क्वेश्चन। अब देखिए, मेरे को ये पता है कि नेट फोर्स आपका 0 है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व है, ठीक। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2, फाइनल मोमेंटम m1 v1 plus m2 v2, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ससेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होगा, ठीक। यहां से वैल्यू थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए, यहां पे क्या लिखूंगा, u1 minus u2 plus v1 is equal to v2। देखिए यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने v2 की वैल्यू निकाली, ठीक। ये v2 की वैल्यू इसमें पुट की गई, देखिए क्या है, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो मैं इसको सिंपल क्या लिखता हूं, pi, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2 eu1 minus eu2 plus v1। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कीजिए, m1 v1 plus m2 eu1 minus m2 eu2 plus m2 v1। यहां से v1 की वैल्यू निकालिए, देखिए क्या है, v1 की वैल्यू निकालिए जल्दी से। pi minus m2 eu1 plus m2 eu2 upon m1 plus m2। हाँ सही। इन दोनों में आप गिवन कॉमन ले लीजिए, ये पार्ट इधर चला जाएगा, तो pi माइनस u1 m2 plus eu2 m2, तो v1 is equal to pi, इसको प्लस अगर मैं e m2 को बाहर लिखता हूँ, m2 e, अंदर क्या बचेगा, u2 minus u1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, सही है ना, क्लियर। अगर मेरे को v2 लिखना है तो इधर क्या आएगा, u1 minus, ठीक है, लिखिए। इसमें सिर्फ साइन कन्वेंशन के याद रखिएगा, हमने इस डायरेक्शन को क्या माना है, प्लस, क्योंकि ये सब वेलोसिटीज हैं और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो साइन का बस ध्यान रखिएगा पुट करते समय, ठीक है, किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस मान लीजिए। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपने सभी को राइट डायरेक्शन में मूव करवाया, ठीक है। इससे मैंने बोला कि राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर कोई भी बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो उसको मैं माइनस दे दूंगा और कुछ नहीं।
परफेक्टली इलास्टिक होगा तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए, नोट कर लिया। इसी तरीके से V2 क्या करें, P इनिशियल प्लस M1 E और यहाँ पे क्या हो जाएगा U1 माइनस नोट कर लिया। Find velocity after collision. Find velocity after collision. जल्दी से साइन कन्वेंशन सही से लगाइए। सर V1 आ रही है 25/6। कितनी आ रही वैल्यू? सर V1 आ सर रही है V1 25 25। आप लोगों की वजह आवाज नहीं आ रही है, मत बोलिए। और डिस्टर्बेंस में समझ ही नहीं पा रहा क्या बोल रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम आपने इस डायरेक्शन को प्लस माना। इनिशियल मोमेंटम कितना है 2 into 10 minus 1 into 5 we are equal to 15। 45/2 आ रही है V1। अब अगर देखो V1 लिखना है तो V1 is equal to क्या लिखा था इनिशियल मोमेंटम प्लस M2 E M1 यही था ना। वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्शन के साथ, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए। V1 ठीक है M2 अच्छा V1 का M2 है V2 होता है बनाए ठीक है। कितना ठीक है हो जाएगा। If M1 is equal to M2
अगर n1 n2 के इक्वल है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। अगर n1 n2 के इक्वल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी विल एक्सचेंज ये प्रूफ भी हो रहा है फॉर्मूले से। देखिए v1 इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, p इनिशियल प्लस m2e u1 माइनस u2, ये ना ये u2 माइनस u1 वैल्यू पुट की थी आपने, जनरल केस निकालना है, वेलोसिटी कब एक्सचेंज होगी, देखिए वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही, अगर आ रही होगी तो एक्सचेंज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। इसमें याद रखिए एक्सचेंज कब होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं होगी। वैल्यू पुट करके देख लीजिए आ जाए, आ रहा है ना, v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर v1 इज इक्वल्स टू u2 आ रहा है। v1 इज इक्वल टू u2 आएगा तो u2 वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 e की वैल्यू 1 है, तो प्लस m2 u2 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय टोटल मास, m1 और m2 इक्वल है, ठीक है, तो देखिए m2 u1 और m1 u1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मास इक्वल है, ठीक, तो ऊपर क्या सोच रहा है 2 m u2 डिवाइडेड बाय 2m, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपका u1 से ज्यादा था या आपका u2 से ज्यादा था तो टकराने के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी u2 और इसकी स्पीड हो जाएगी u1, ये आफ्टर कोलिजन। ये वाला केस नोट कर लिया, find velocity after collision, find velocity after collision, सर ये भी एक स्पेशल केस होता है ना। E is equal to 1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सर ये भी एक स्पेशल केस होता है ना। अरे ठीक है स्पेशल केस लिख तो दिया, n is very greater than small n, तो सर 2 टाइम्स वेलोसिटी से चलता है सर। आंसर सही एक बार फॉर्मूले में पुट करके तो देखिए कैसे आएगा, मैं तो बोल रहा हूं आप लोगों को पता है, मैंने कब मना किया, ये सब चीजें रटी होती है मेडिकल वाली, जो आपने फॉर्मूला निकाला तो उसको पुट करके देखिए तो
V1 is equal to initial momentum plus M2 U2 minus U1. ये है ना फॉर्मूला, ठीक है। M1 की वैल्यू क्या है, कैपिटल है, और U1 कितना है, गेन ऑफ, प्लस ये तो रेस्ट है 0, ठीक है। M2 मतलब कि स्मॉल है, U2 की वैल्यू कितनी है 0, और U1 की वैल्यू कितनी है, ये है। अभी आपने कहा कि जो कैपिटल एन है वो बहुत लार्ज है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल एन की इक्वल, ठीक है। अगर मैं यहां से u नॉट को कॉमन ले रहा हूं तो ऊपर क्या बचेगा, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल एन, तो वो ऊपर नीचे कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा u नॉट। यही कंडीशन दोनों लगा रहे थे स्टार्टिंग में, जो हमने बॉल और एक बॉल के साथ कोलिजन करवाया। मैंने कहा कि बॉल का कोलिजन होगा तो बॉल की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रूव हो रहा है, ठीक। अब v2 भी आएगी, अगर मैं v2 लिखूंगा तो v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय टोटल m1 u1 कैपिटल N into u1, m2 u2 ये तो 0, m1 कैपिटल N u1 माइनस u2 u0 माइनस u डिवाइडेड बाय कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो कैपिटल N कॉमन की कैंसिल हो जाए क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या है, अप्रोक्सीमेटली कैपिटल N, तो कैपिटल N कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, क्या हो जाएगा। सर एक बार V1 का लास्ट स्टेप समझा दीजिए, V1 का लास्ट स्टेप। ये यहाँ पे आपने ऊपर वाले पार्ट को क्या, ऊपर वाले पार्ट में u0 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी, M के। कैपिटल N और कैपिटल N कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा u0। लेकिन आप लोगों से कह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट मत अप्लाई कीजिएगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, यही कल मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये तो कैपिटल N के इससे बहुत बड़ा है, लेकिन तब भी आंसर नहीं आ रहा क्योंकि उसको रटा हुआ था, वो फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, वो पुट करके देखूं तो सही, ठीक है। रटा हुआ है बहुत अच्छी बात है, रटा हुआ तो एक ऑप्शन तो रटा वाला जरूर होगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ मैंने एक ही फॉर्मूला बोला, उसको याद रखिए, और उसी फॉर्मूले पे एक बार अगर रटे हुई चीज आ गई बहुत अच्छी, लेकिन एक बार फॉर्मूले में पुट करके देखिए कहीं पे कुछ चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू मत पुट कीजिए क्योंकि 4 नंबर का सवाल है, ठीक है, तो 4 नंबर दिखा के -1 ना हो जाए, आते हुए क्वेश्चन को गलत ना कर दें, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले को याद रखिए, फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करके जरूर देखिए। मैं इसलिए ये बता रहा था कि कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, बस वो दिखाना था कि अप्रोक्सीमेशन कैसे दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो फिर कल हम लोग करेंगे ऑब्लिक कोलिजन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोशिश करूंगा कि कल ही खत्म हो, ऑब्लिक कोलिजन पे एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 चीजें खत्म होगी तो मंडे ट्यूसडे तक बाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। फिर डॉट बचा बोलिए कुछ, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।